जैसा कि हमने कल वैशेषिक दर्शन के जो विशिष्ट विषय हैं उनके संदर्भ में चर्चा आरंभ की है और कल हमने कारण को समझा था। कारण कितने प्रकार के हैं, कारण क्या है, किसे वास्तविक रूप से कारण माना जा सकता है, इसके विषय में हमने कल चर्चा की थी। अब आज हम परमाणु या अणु के विषय में चर्चा करेंगे। जो आधुनिक विज्ञान है उसमें दो विभाग हैं मुख्य रूप से। एक है रसायन शास्त्र, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, और दूसरा है भौतिकी शास्त्र, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों की दोनों ही फिजिकल साइंस है, लेकिन फिर भी विश्लेषण की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से आधुनिक विज्ञान में इनको दो भागों में बांट करके स्वीकार किया गया है। और इसमें 103 प्रकार के, अब तो कुछ और भी ज्यादा हो गए हैं, लगभग 118 तत्व इस समय बताए जाते हैं जो मिले हैं प्रकृति में। आधुनिक विज्ञान उनको मूल तत्व यानी एलिमेंट कहता है और उन्हीं के द्वारा वो इन सारी की सारी रचनाओं का होना मानता है। यानी ये संसार जो है वो मूल तत्वों से बना है और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में वो मूल तत्व क्या है? एलिमेंट्स। सोना, चांदी आदि जितने भी एलिमेंट हैं, इन सबको वो संसार का मूल तत्व मान करके इन्हीं के द्वारा संसार की रचना मानता है। अब यहां पर वैशेषिक में दार्शनिक दृष्टि से इन तत्वों को मूल तत्व नहीं माना गया है, क्योंकि ये तो मूल से बहुत बाद की अवस्था है। जो हमको दिखाई देने लगती है उस अवस्था को यहाँ पर मूल तत्व या एलिमेंट के रूप में कहा जा रहा है, लेकिन वैशेषिक की दृष्टि में ये मूल तत्व नहीं है। अब वैशेषिक की दृष्टि में मूल तत्व क्या है वो हमें यहाँ पर समझना होगा, और इससे पहले हमें ये समझना होगा कि अणु क्या है। तो अणु तत्व जगत का वास्तविक मूल कारण है। ये हमने वैशेषिक दर्शन में पढ़ा कि जितना भी ये संसार बना है ये सब किनसे बना है? अणु या परमाणुओं से बना है। तो परमाणु इसके मूल तत्व हैं, और इस दृष्टि से जो एलिमेंट आज के विज्ञान के हिसाब से जिनको मूल तत्व कहा जाता है वो वैशेषिक की परिभाषा में, या हम वैशेषिक की परिभाषा न कह करके अगर ये कहें कि सांसारिक परिभाषा में जो हमें सृष्टि में दिखाई देता है या जैसी प्रतीति हमें सृष्टि में होती है, उन कारणों के हिसाब से जब हम उसको देखते हैं तो आधुनिक विज्ञान की वो परिभाषा ठीक नहीं बैठती। क्यों? ये मैं आपको स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले हम अणु को समझ लेते हैं कि वैशेषिक के अनुसार अणु क्या है। तो वैशेषिक में सबसे जो विशिष्ट बात है वो ये है कि उन्होंने इस संसार के लिए 4 प्रकार के अणु स्वीकार किए हैं। और वो 4 प्रकार के अणु कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पार्थिव अणु, जो पृथ्वी के अणु हैं, पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए। दूसरे जो अणु हैं वो हैं आग्नेय, जलीय और वायवीय। ये 4 प्रकार के अणु हैं जिनको स्वीकार किया गया है। और आप सबने वैशेषिक के समय में जब हमने द्रव्यों की चर्चा की थी तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु,
इन चारों को द्रव्य के रूप में पढ़ा था। तो इन चारों द्रव्यों के जो परमाणु हैं उन्हीं को इस संसार में 4 प्रकार के परमाणुओं के रूप में स्वीकार किया गया है। तो पहले पार्थिव, दूसरे आप्य या जलीय, तीसरे तेजस या आग्नेय और चौथे वायवीय। वैशेषिक के पारिभाषिक वर्गीकरण के अनुसार समस्त स्वीकृत पदार्थों में पृथ्वी आदि चारों द्रव्य मौजूद हैं, इसलिए पृथ्वी आदि के अणु भी निश्चित रूप से द्रव्य हैं। पृथ्वी आदि 4 द्रव्य वही हैं जिनको हम क्या कहते हैं, महाभूत कहते हैं, और महाभूत के रूप में इन्हें बाह्य इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव करते हैं। अग्नि हमको आंख से दिखाई भी देता है, त्वचा से हम उसकी ऊष्मा का एहसास भी करते हैं, तो उसके अंदर रूप भी है और स्पर्श भी है। और पृथ्वी का जो तत्व है, उस पृथ्वी तत्व को हम जानते हैं, उसके अंदर क्या क्या है, रूप भी है, उसके अंदर रस भी है, उसके अंदर गंध भी है और उसके अंदर स्पर्श भी है। चारों चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। जल के अंदर रूप है, रस है, स्पर्श है, गंध नहीं है। अग्नि के अंदर रूप है, स्पर्श है, और वायु के अंदर केवल स्पर्श है, उसके अंदर न रूप है, न रस है, न गंध है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं को वैशेषिक में मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, मूल परमाणुओं के रूप में स्वीकार किया गया है। और इनका जो अंतिम कण होता है, यानी पृथ्वी के कणों को आप तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, जहां पर जाकर के वो अंतिम स्थिति आ जाएगी, उसे उन्होंने परमाणु माना है। अब आप अगर आधुनिक विज्ञान के परमाणु की बात करें तो उसमें आप देखते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में 20 प्रोटॉन हैं, 20 न्यूट्रॉन हैं, उसकी कक्षा में 20-25 इलेक्ट्रॉन हैं जो चक्कर मार रहे हैं, और इस प्रकार से अन्य तत्वों के जो नाभिक हैं, उन नाभिकों में, न्यूक्लियस में अलग अलग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उनकी परिधि में होती है। तो अब ये जो संख्याएं हैं, ये जो अलग अलग तत्व हैं, इनको किस प्रकार से हम समझेंगे, तो इनका हमें इस रूप में समझना चाहिए कि हमने जब पदार्थों का वर्णन किया था वैशेषिक में, तो वहां पर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, और सामान्य के बाद में छठा 5वां पदार्थ क्या था, विशेष। अब यहाँ विशेष जो है उसको हम समझेंगे, हमने पढ़ते समय भी समझा था कि प्रत्येक पदार्थ का जो अणु है उसको हम जब तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो टूटना बंद हो जाए। उसका नाम तो हो गया परमाणु। लेकिन हम अगर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो भी हम देखते हैं कि जब हम तोड़ते जाते हैं तो तोड़ते तोड़ते ये जो अणु हैं, इनके परमाणु और परमाणुओं के अंदर जो नाभिक आदि हैं, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग संख्याओं में पाए जाते हैं। अब आप सोने का परमाणु तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आप चांदी का तोड़ेंगे तो भी उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आप लोहे का उस स्तर तक जाएंगे तो वहां पर भी संख्याएं अलग अलग होंगी। उनके परमाणु भार जिसको कहा जाता है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के समावेश करते हैं, तो वो उस दृष्टि से संख्याएं अलग अलग होंगी, लेकिन हर पदार्थ का जो अंतिम भाग होगा उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन समान रूप से, यानी वहां पर जाकर के आप उनको इस तरह से अलग अलग वर्गीकृत नहीं कर सकते कि ये सोने का परमाणु है, ये चांदी का परमाणु है, ये कार्बन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु। लेकिन आधुनिक विज्ञान में ये हो पाता है
क्योंकि वहां पर कई प्रकार के कणों का समावेश है, तो सुविधा की दृष्टि से वहां पर उसको माना गया। तो वैशेषिक और आधुनिक विज्ञान के जो अणु का व्यवहार है उसमें सबसे पहला अंतर तो हमको ये समझ में आता है कि जहां एक ओर वास्तव में जहां से प्रकृति के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है वैशेषिक उस स्तर तक जाता है, लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है वो केवल और केवल जो परमाणु की भौतिक संरचना का स्तर है वहीं तक जाकर के उसको मूल तत्व के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो इस दृष्टि से हमको ये समझना होगा कि इसके अणु में और वर्तमान जो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसके अणु में क्या अंतर। दूसरी बात कि वैशेषिक के अनुसार प्रत्येक वर्ग का अणु आकार में अपने कलेवर की भावना से समान है, यानी उसका जो परिमाण है और उसका जो स्वरूप है उसकी भावना से वो समान है, परंतु प्रत्येक वर्ग का अणु अपने में संवेद विशेष गुणों के कारण से अन्य वर्गीय अणु से अपने आप को पृथक कर लेता है। तो सोने के जो परमाणु हैं, अब उन परमाणुओं को इकट्ठा करते चले जाएं तो उससे जो धातु बनेगी वो क्या बनेगी, सोना बनेगी। और कार्बन के इकट्ठा करते चले जाएं तो उससे कार्बन बनेगा, चांदी के इकट्ठे करते चले जाएं तो उनसे चांदी बनेगी। यानी हमने ये देखा कि एक स्तर ऐसा है जहां पर ये सारे के सारे परमाणु एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आधुनिक वैज्ञानिक इस बात का विश्लेषण नहीं कर सकता कि जो प्रोटॉन सोने का है उस प्रोटॉन में और जो प्रोटॉन चांदी का है उस प्रोटॉन में क्या अंतर है। क्यों नहीं कर सकते वो? क्योंकि वो उस स्तर तक जाते ही नहीं है, केवल मात्र उनका स्थूल जो परमाणु है उसी के रूप में वो रहते हैं। लेकिन जो वैशेषिक ऋषि हैं वो उस स्तर तक जाते हैं कि जहां पर परमाणुओं के अपने जो विशेष गुण हैं उन विशेष गुणों के कारण से वो परमाणु जो है वो अन्यों से अपने आप को पृथक करता है। तो इसीलिए जहां पदार्थों की चर्चा की वहां पर विशेष को उन्होंने एक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है, और वो विशेष जो पदार्थ है वो यहाँ पर हमको सहायता करता है कि सोने को, चांदी को, तांबे को, लोहे को, कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, इन सारे तत्वों को विश्लेषित जो किया जाना है वो उसके आधार पर होगा, ताकि हम ये समझ सकें कि प्रत्येक परमाणु अपने आप में आकार की दृष्टि से समान होता हुआ भी एक विशेष गुण को अंदर रखे हुए। जैसे अब भौतिक जगत में हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, सरल उदाहरण से समझते हैं कि आप एक थैली के अंदर थोड़े से मूली के बीज लीजिए। मूली के बीज देखे आपने? हम लोग मूली खा लेते हैं लेकिन हमें मूली के बीज कभी दिखाई नहीं देते। मूली जब पक जाती है तो उसके बाद में उसके ऊपर फलियां आती हैं, और फलियां जब आती हैं तो उसमें जैसे सरसों के दाने निकलते हैं ना, इसी प्रकार से मूली के बीज आते हैं, छोटे छोटे बहुत बारीक बीज होता है। केले के बीज केले के ही अंदर होते हैं, हमको दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे होते हैं। इसी प्रकार से बरगद के बीज होते हैं, पीपल के बीज होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब इन सारे बीजों को आप एक थैली में मिला दीजिए, और थैली में मिला करके मुट्ठी में लेकर के और आप एक खेत में इनको बिखेर दीजिए, क्यारी के अंदर बिखेर दीजिए। मुझे आप ये बतलाइए, आप तो उनको पहचान नहीं सकते सामान्य दृष्टि से कि उनमें कौन सा पीपल का है, कौन सा बरगद का है, कौन सा मूली का है, कौन सा केले का है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। लेकिन जब वो जमीन से उगेंगे, उनमें से जो अंकुर निकलेंगे, तो क्या कभी ऐसी गलती हो सकती है कि मूली के बीज से पीपल का पेड़ निकल आए या पीपल के पेड़ से बीज से मूली का पेड़ निकल आए? ऐसा कभी भी होना संभव नहीं है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अति सूक्ष्म होते हुए भी उनके अंदर जो विशिष्ट गुण हैं अपने अपने, उन विशिष्ट गुणों के कारण से वो उन गुणों से युक्त पौधों का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यह बतलाया गया है कि जो परमाणु हैं वो परमाणु भी अलग अलग प्रकार से हैं, एक स्तर पर एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
हर परमाणु में, हर पदार्थ के परमाणु में अपना एक वैशिष्ट है। अब कुछ आग्नेय पदार्थ हैं जिन पदार्थों में स्फुरण की क्रिया होती है। आप लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं बहुत सारे। रेडियो एक्टिव पदार्थों में क्या होता है, आप उनके परमाणुओं को अगर आप छोड़ देंगे तो वो स्वयं अपने आप चलायमान हो जाते हैं। उनमें कैसी क्रिया होने लगती है, अपने आप विघटन की क्रिया होने लगती है, संलयन की क्रिया होने लगती है। यानी उनका जो नाभिक होता है वो बहुत अस्थिर होता है, और अस्थिर होने के कारण से उनमें से स्वतंत्र अवस्था में छोड़ते ही बहुत सारी किरणें, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की किरणें, जिनको आधुनिक विज्ञान अल्फा, बीटा और गामा के नाम से कैटेगराइज करता है, उन सारी किरणों का प्रकीर्णन उनमें से होने लगता है। तो ये जो पदार्थ हैं, ये कौन से पदार्थ हैं, जो आग्नेय गुण वाले, आग्नेय परमाणुओं से जो बने हुए पदार्थ हैं, उनके अंदर ये विशेष गुण पाया जाता है कि वो जैसे अग्नि है। अब अग्नि को आप दबा के नहीं रख सकते। किसी पदार्थ में अगर आपने अग्नि को, जैसे मोमबत्ती आप जलाइए, अब आप चाहें कि मोमबत्ती को आप ग्लास से ढक दें ऊपर से, पूरी तरह बंद करके मोमबत्ती जलती रहे, तो ऐसा होना संभव नहीं है। अग्नि तभी तक रहेगी जब तक कि उसको आप खुला स्थान देंगे। अगर उसको खुला स्थान नहीं मिला तो वो अग्नि बुझ जाएगी। तो इसी प्रकार से जितने भी आग्नेय पदार्थ हैं उनमें होने वाली जो स्फुरण की क्रिया है वो कब होती है, जब उनको खुला छोड़ा जाता है। इसीलिए इनको विशेष प्रकार के डब्बों में, विशेष प्रकार के यंत्रों के द्वारा इनको सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि स्फुरण से, रेडिएशन के कारण से बहुत सारी स्वास्थ्य हानियां भी हो सकती हैं। तो ये तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये पदार्थ कौन से, आग्नेय पदार्थ है, आग्नेय परमाणुओं वाले पदार्थ। इसी प्रकार से जलीय परमाणुओं वाले पदार्थ होते हैं, इसी प्रकार से वायवीय परमाणुओं वाले पदार्थ होते हैं, और इसी प्रकार से पार्थिव परमाणुओं वाले पदार्थ होते हैं। तो जो सबसे भारी होते हैं वजन की दृष्टि से वो पार्थिव परमाणु वाले होते हैं, और जो जिनमें अधिक स्फुरण की क्रिया होती है वो आग्नेय वाले होते हैं। जिनमें तरलता और रस का गुण होता है वो जलीय वाले होते हैं, और जिनमें केवल मात्र न रूप होता है, न रस होता है, न गंध होता है, केवल मात्र उनमें स्पर्श का गुण होता है, यानी अति सूक्ष्म, अति हल्के जो परमाणु होते हैं वो वायवीय तत्वों के परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार से वैशेषिक इनकी जो विशेषताएं हैं उनको बतलाता है। इसके साथ साथ द्रव्य और गुण, ये जो संज्ञाएं हैं, ये वैशेषिक शास्त्र में शास्त्रीय परिभाषा के अनुरूप है। यानी हम जब आधुनिक विज्ञान में देखते हैं तो वहां पर द्रव्य का मतलब है मैटर, और मैटर को उन्होंने केवल मात्र 3 भागों में बांट दिया, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन वैशेषिक में ऐसा नहीं है। वैशेषिक में जब हम द्रव्य कहते हैं तो वहां पर द्रव्य में उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सबको समाहित किया है। और परमाणुओं की दृष्टि से पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय, इन 4 प्रकार के परमाणुओं को, तो यहाँ पर जो संज्ञा इसको दी गई है या इसको जो नाम दिया गया है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू मॉडर्न साइंस। इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पर हमें समझनी होगी कि इन संज्ञा पदों से किन्हीं विशिष्ट पदार्थों का ग्रहण होता है। पहले जो कहा गया था कि प्रत्येक वर्ग के अणु में अपने विशेष गुण संवेद रहते हैं, उन विशेष गुणों के न्यूनाधिक रहने पर भी अणु के आकार प्रकार में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। यद्यपि द्रव्य के स्थूल रूप में आने पर उसके गुण स्ववर्गीय द्रव्यों से उसका अंतर स्पष्ट कर देते हैं, परंतु अणु दशा में यह स्थिति नहीं रहती है। तो जिस समय अणु की स्थिति है, पृथ्वी, ये प्रकृति जब निर्मित हो रही होती है, तो वैशेषिक के अनुसार जो अणु है वो अवस्था है जब इन पदार्थों का वर्गीकरण नहीं हुआ, ये समान रूप में है। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है वो वहां से मानना शुरू करता है जहां पर ये दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे सोना है, अब मान लीजिए सोने का निर्माण होता है
तो सोने के निर्माण में सोने के जो अणु हैं या परमाणु हैं, उन परमाणुओं में सोने में कितना है कि उसका जो परमाणु द्रव्य है वह द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान तक पहुंचने में क्या मूल तत्वों की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहती है? ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी में नाना प्रकार के जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के निर्माण केवल मात्र ऐसे नहीं कि सोना उसमें पहले से पड़ा हुआ है या चांदी उसमें पहले से पड़ा हुआ है, नहीं, इनके निर्माण की प्रक्रिया होती है। और वो प्रक्रिया हमने समझी थी कि प्रकृति के जो मूल तत्व हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से सबसे पहले महत तत्व बनता है, महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का निर्माण होता है, और उन पंच महाभूतों से इन तत्वों का जो एलिमेंट जिनको हम कह रहे हैं उनका निर्माण होता है। तो सोने के अंदर पार्थिव गुण भी है, सोने के अंदर तरलता का गुण भी है, सोने के अंदर आग्नेय गुण भी है, और सोने के अंदर वायवीय गुण भी है। ये चारों के चारों गुण जो उसके अंदर विद्यमान हैं, इन गुणों के होने से ये स्पष्ट होता है कि सोने का जो अणु है या किसी भी ऐसी धातु का जो अणु है वो वास्तव में मूल अणु नहीं है, क्योंकि उसमें अन्यान्य गुणों का मिश्रण है। आप जैसे पानी लें, एक और उदाहरण सरल देता हूं आपको, इस बात को समझने में आसानी होगी। पानी अपने आप में मूल तत्व है, लेकिन क्या आप शरबत को मूल तत्व कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि शरबत किससे बना है? शरबत के अंदर पानी भी है, शरबत के अंदर चीनी भी है, शरबत के अंदर कोई फ्लेवर भी पड़ा हुआ है, यानी बहुत सारे तत्वों के मिलने से जो बना है उसको हम मूल तत्व नहीं कह सकते। तो जिन तत्वों को मेंडलीव ने सबसे पहले, रशियन वैज्ञानिक जो मेंडलीव थे, उन्होंने जो आवर्त सारणी या जिसको हम पीरियडिक टेबल कहते हैं, आज जो केमिस्ट्री जिसके आधार पर पढ़ी जाती है, उस पीरियडिक टेबल में जिन तत्वों को एलिमेंट के नाम से रखा था, वो एलिमेंट वास्तव में मूल तत्व नहीं है। वो तत्व तो है लेकिन मूल तत्व नहीं है, क्योंकि उनके मूल तत्व जो हैं वो तत्व हैं जिनसे उनका निर्माण हुआ है। तो जब सोने के अंदर आग्नेय गुण भी है, पार्थिव गुण भी है, वायवीय गुण भी है, जलीय गुण भी है, तो इसको हम मूल तत्व नहीं मान सकते। तो यहां से, इस उदाहरण से भी ये बात स्पष्ट होती है कि वैशेषिक की जो परिभाषा है, जिसमें पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय परमाणुओं को मूल परमाणु माना गया है, वो एप्रोप्रिएट अधिक है अपेक्षाकृत जो हमारे आधुनिक विज्ञान की परिभाषा में समझाया गया। अब इसमें एक और विचार यह करना चाहिए कि सर्व रचना की परंपरा में वैशेषिक अणु का स्थान रचना के मध्यगत किस स्तर पर है? अब जो वैशेषिक में जिसको हम अणु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ये सृष्टि रचना में किस स्तर पर आता है? इसका आरंभ कहाँ है? क्या ये वास्तव में आरंभ से है या बीच में कहीं पर इसका स्थान आया है? तो वास्तव में हम ये देखते हैं कि मूल तत्वों से रचना का क्रम जब आरंभ हो चुका है, तो प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अनुसार वो तत्व अवस्थांतरों में परिणत होते चले जाते हैं। और आज जो हमको ये संसार दिखाई दे रहा है, जिसमें हम वृक्ष देखते हैं, अब आप वृक्ष की बात करें तो देखिए, वृक्ष में आप तोड़ते चले जाइए, वृक्ष को आपने जब एनालाइज करना शुरू किया तो वृक्ष के अंदर बहुत सारी क्या है, बहुत सारे उसके अंग हैं, जड़ है, तना है, फूल है, पत्ती है, आदि आदि। और इन हर अंगों को जब आप तोड़ना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सारे टिश्यू हैं, और उन टिश्यूज को भी जब आप और सूक्ष्म करना शुरू करेंगे तो वहां पर सेल्स आ जाएंगे, और उन सेल्स को भी जब आप एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि एक सेल के बनने में बहुत सारे पदार्थ हैं जो उसके अंदर जुड़े हुए हैं। उसके अंदर कैल्शियम भी है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी है, उसके अंदर पोटेशियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, यानी कितने सारे पदार्थ एक कोशिका के बनने में लग जाते हैं। और अब उन सारे के सारे जो पदार्थ हैं
उन पदार्थों को आप जब फिर से एनालाइज करने चलेंगे, अलग अलग करने के लिए चलेंगे, तो आप देखेंगे कि उन पदार्थों में भी पार्थिव गुण भी हैं, तेजस गुण भी हैं, जलीय गुण भी हैं और वायवीय गुण भी हैं। तो वास्तव में अगर हम देखें तो जो हमारा परमाणु है, आधुनिक विज्ञान वाला भी और वैशेषिक वाला भी, वो स्थूल अवस्था का उदाहरण है। और इसलिए ये सृष्टि रचना में आरंभ में नहीं अपितु मध्य में आता है। यानी सृष्टि रचना जहां पर मूल प्रकृति के तत्व सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से आरंभ होती है, वहां उन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ साथ जब उसके द्वारा महत्त्व, महत्त्व के द्वारा अहंकार, अहंकार के द्वारा पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं के द्वारा जब पंच महाभूतों का निर्माण होता है, तो उन पंच महाभूतों से फिर इस अणु की स्थिति आती है। तो ये आरंभिक स्थिति नहीं है, ये मध्यगत स्थिति है, ये बीच में आता है, ये शुरू में नहीं आता। दूसरी बात, मूल तत्वों से रचना का क्रम जब आरंभ हो गया, तो उसके बाद में निर्माण होते 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 यहाँ पर ये अणु जो हैं बन जाते हैं, और उन अणुओं के द्वारा धीरे 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 जैसे जैसे पदार्थ हैं, उन पदार्थों का निर्माण एक विशेष व्यवस्था के माध्यम से होता है। और इसी बीच में एलिमेंट का स्तर भी आता है। तो इन पार्थिव आदि परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है, और उन अणुओं से फिर जाकर के तत्वों का निर्माण होता है। एलिमेंट की परिभाषा क्या है? अब आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी हम अगर देखें तो एलिमेंट की परिभाषा वो है कि हर तत्व जो मूल है, जिसमें अन्य किसी तत्व का मिश्रण नहीं है, उसको उन्होंने एलिमेंट कहा है। तो जैसे सोना है, तो सोने के अंदर अन्य किसी तत्व का मिश्रण नहीं है, जिनको वो तत्व मानते हैं उसकी दृष्टि से। लेकिन जैसे तांबा है, तो तांबे के अंदर अन्य धातुओं का मिश्रण होता है। तो कुछ मिश्र धातुएं हैं और कुछ मूल तत्व हैं, तो उन मूल तत्वों को उन्होंने एलिमेंट का नाम दिया है, यानी वो केवल एक पदार्थ है। अब जो सोना, जिसको हम आज की दृष्टि से मूल तत्व मान करके बैठे हैं, इसका विश्लेषण हमको करना होगा, क्या वो वास्तव में मूल तत्व है? तो जब ये हम वैशेषिक की दृष्टि से करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो मूल तत्व नहीं है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बतलाया आपको कि उसके अंदर भिन्न भिन्न गुणों के होने के कारण से ये पता चलता है कि वो मूल तत्व न होकर के मूल तत्वों के द्वारा बना हुआ एक मिश्रण पदार्थ है। तो जैसे सोना अपने अंतिम अणु कण तक सोना ही सोना रहता है, उसमें अन्य किसी तत्व का सम्मिश्रण नहीं है, परंतु सोने के अंतिम अणु कण यानी उसके परमाणु का जब विश्लेषण कर दिया जाता है, तब यह सोना न रहकर अपने मूल तत्वों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के रूप में बिखर जाता है। मूल तत्व एकदम छलांग लगाकर सोना नहीं बनते, बल्कि इनको एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, और बहुत वर्षों के समय के बाद, यानी ये लाखों वर्षों का समय होता है, जब किन्हीं धातुओं का परिवर्तन होता है। आप लोग सब जानते हैं, आपने सुना भी होगा इसके विषय में, कि लाखों वर्षों में जो कोयले की खदानों में पत्थर होते हैं, पत्थर के कोयले होते हैं, वो धीरे 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 उनमें से कुछ हिस्सा हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से जो सोने की खदानें होती हैं, उन सोने की खदानों में भी वो सोना एकदम नहीं बन जाता। बहुत सारी पृथ्वी के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है, और सूर्य की किरणों के प्रभाव के द्वारा इस पृथ्वी के अंदर ये जो भिन्न भिन्न धातुएं हैं, इन धातुओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा की किरणों के द्वारा चांदी का निर्माण पृथ्वी के अंदर होता है। तो ये सारी की सारी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से ये सब चीजों का निर्माण प्राकृतिक नियमों के आधार पर होता है। दूसरी बात एक और ये है कि आधुनिक विज्ञान के जो परीक्षण हैं, उन्होंने जब पृथ्वी का परीक्षण किया, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु पदार्थों की रचना में किन तत्वों का कितना उपयोग होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर के वायु तथा जल मंडलों को साथ में लेकर लगभग 24 मील गहराई तक का जो पार्थिव हिस्सा है, उसमें 99% जो तत्व हैं
वो केवल 12 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं, मैं उनके नाम आपको बतला देता हूं। कितने हिस्से में, 24 मील के हिस्से में, यानी ऊपर और पृथ्वी के अंदर 24 मील का जो हिस्सा है उसके अंदर केवल 12 तत्व हैं जिनसे 99% उसका कॉम्पोजिशन बना है। वो क्या है, 49% के लगभग ऑक्सीजन है, 49.85%। उसके बाद अब तो थोड़ी और कम हो गई है मात्रा उसकी, सिलिकॉन की मात्रा है, एल्यूमिनियम की मात्रा है, लोहे की मात्रा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, टाइटेनियम है, क्लोरीन है और कार्बन है। इस प्रकार से ये 12 तत्व हैं जो पृथ्वी और उसके ऊपर के वातावरण का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। और ये विवरण जो है वो पृथ्वी के एक अणु की रचना का है, यानी पृथ्वी का जो एक अणु है वो कितने पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, पार्थिव अणु, वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। ऐसे अणुओं से मिलकर ये बाह्य पृथ्वी मंडल बना है। पृथ्वी का ये सबसे छोटा कण होने से वैशेषिक में इसको परम अणु या परमाणु कहा गया है। और यदि इसका विभाजन अथवा विश्लेषण कर दिया जाए तो यह पृथ्वी अणु नहीं रहेगा, अपने कारण तत्वों के रूप में बिखर जाएगा, यानी इससे छोटा इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए यह पृथ्वी परमाणु के रूप में अभेद्य माना गया है। जब तक वह अभेद्य है तब तक ही पृथ्वी परमाणु है। विश्लिष्ट हो जाने पर पृथ्वी की परमाणुता नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर हमको यह समझना होगा दोनों प्रकार से, एक तो पार्थिव परमाणु जिनकी हमने चर्चा की कि पार्थिव, आपस यानी जलीय, तेजस माने आग्नेय और वायव्य यानी वायवीय, ये 4 प्रकार के जो मूल तत्व के परमाणु हैं। एक तो वो हो गया, और दूसरे अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारी पृथ्वी की। ये जो पृथ्वी हमको दिखाई देती है जिस पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी के जो छोटे से छोटे कण हैं। तो अब हम जब इनका कंपैरिजन करते हैं तो जिन वायवीय और जलीय, आग्नेय और पार्थिव परमाणुओं की हमने वैशेषिक में आरंभ में चर्चा की, वो अति सूक्ष्म हैं जिनके द्वारा एलिमेंट्स का निर्माण होता है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो सबसे छोटे परमाणु हैं उसका निर्माण कम से कम 12 एलिमेंट के मिलने से होता है। तो ये इस प्रकार से सर्ग रचना का क्रम चलता है, और इस सर्ग रचना में इन पदार्थों के भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रणों के होने से यहाँ परमाणुओं का निर्माण होता है। अस्तु, हम जिस विषय को यहाँ लेकर के चल रहे हैं उस विषय में हमको ये समझना है कि वैशेषिक का जो परमाणु है वो 4 भागों में विभाजित है, और आज का जो परमाणु विज्ञान है वो एलिमेंट्स के हिसाब से जो 116 या 118 एलिमेंट्स हैं, उन 118 एलिमेंट्स के हिसाब से विभाजित है। एलिमेंट्स के हिसाब से विभाजित होने में समस्या ये उत्पन्न होती है कि उसके अंदर जो निहित गुण हैं उन गुणों का विश्लेषण ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता है। लेकिन वैशेषिक के अनुसार परमाणुओं का जो विश्लेषण है उसके आधार पर उनके गुणों का ठीक ठीक प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी बात, हमारे जो निर्मित द्रव्य दिखाई देते हैं ये सर्ग रचना में लगभग अंतिम अवस्था है। यानी ये जो प्लास्टिक का पेन बन गया, अब ये प्लास्टिक का पेन अपनी अंतिम अवस्था में है, इसके बाद में इससे और कोई अवस्था नहीं है। जैसे हम कारण और कार्य की कल बात कर रहे थे तो वहां पर हमने ये जाना था कि पृथ्वी, अब पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी के द्वारा, अग्नि के द्वारा तपाए जाने से, जल के द्वारा मिट्टी के घोले जाने से अब उसमें मिट्टी भी मिल गई, यानी पृथ्वी तत्व भी मिल गया, उसमें जल भी मिल गया, उसमें अग्नि भी मिल गया, उसमें वायु भी मिल गया। उन चारों के मिल जाने से और उसके अंदर जो स्पेस है यानी आकाश तत्व भी उसके अंदर आ गया, उसके द्वारा एक घड़े का निर्माण हुआ। लेकिन अब वो जो बना हुआ घड़ा है वो अंतिम अवस्था है, अब घड़े से आप कुछ और नहीं बना सकते। ये बात हमें समझनी होगी। तो इसलिए परमाणुओं को और तत्वों को
और उन तत्वों से बने हुए पदार्थों को, इनको हमें ठीक प्रकार से समझना होगा। जो वैशेषिक में हमने पाठ किया है वो परमाणुओं के विषय में किया है, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो पार्थिव तत्वों के विषय में पढ़ रहे हैं, या संसार में दिखाई देने वाली सर्ग रचना के विषय में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए दो चीजें फिर से दोहरा देता हूं। वैशेषिक जिसे परमाणु मानता है वो चार प्रकार के हैं। पहला पार्थिव, दूसरा जलीय, तीसरा आग्नेय और चौथा वायवीय। ये चार प्रकार के परमाणु हैं। इन परमाणुओं के द्वारा इस संसार के सारे तत्वों का निर्माण हुआ है, और उन तत्वों के द्वारा फिर बहुत सारे जो हमें संसार में पदार्थ दिखाई देते हैं, जिसमें हमारे शरीर, अन्य प्राणियों के शरीर, बहुत बड़े बड़े पहाड़, नदी नाले, वृक्ष, वनस्पतियां, ये सारे के सारे स्थूल पदार्थ जो हमको दिखाई देते हैं, ये सब उन मूल तत्वों के द्वारा बने हैं। लेकिन मूल तत्वों के मूल में ये चार प्रकार के परमाणु रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको वैशेषिक का जो परमाणु सिद्धांत है वो काफी कुछ इस विवेचन के द्वारा स्पष्ट हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार के कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।